मिडिल ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें से ईरान एक सिंगल ऐसी कंट्री है जो आए दिन न्यूज में रहती है। आज की पूरी वीडियो में हम कंप्लीट हिस्ट्री जानेंगे ईरान की। क्या रीजंस रहे कि ईरान और सऊदी अरब के बीच में इतनी ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई, क्या रीजंस रहे कि यूएसए और ईरान दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। हम ये सारी चीजें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ईरान के बारे में। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो पूरे वर्ल्ड में मेनली दो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, शिया मुस्लिम एंड सुन्नी मुस्लिम्स। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो सुन्नी जो पॉपुलेशन है, सुन्नी मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है वो पूरे वर्ल्ड में शिया मुस्लिम्स के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। वहीं शिया मुस्लिम्स की बात करें तो शिया मुस्लिम्स मेनली कुछ ही एरियाज में डोमिनेटेड हैं, जैसे कि ईरान हो गया, इराक हो गया, येमेन हो गया। इन सारी कंट्रीज में जो शिया मुस्लिम है वो मेजॉरिटी में है। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि पूरे वर्ल्ड में शिया मुस्लिम्स जो हैं वो केवल और केवल 10% है, और वहीं सुन्नी मुस्लिम्स की जो पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड में वो 90% तक है। ये जो दोनों ग्रुप्स हैं मुस्लिम्स के, शिया मुस्लिम्स एंड सुन्नी मुस्लिम्स, इन दोनों के बीच में शुरू से ही बहुत सॉलिड कॉन्फ्लिक्ट रहा है। और इन दोनों कम्युनिटीज का ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये पूरे मिडिल ईस्ट को इन्फ्लुएंस करता है। चाहे ईरान का सिविल वॉर हो, ईरान सऊदी अरब रिलेशनशिप की बात हो, पूरे मिडिल ईस्ट में इस चीज का इन्फ्लुएंस दिखता है। इंडिया से वेस्ट की तरफ है मिडिल ईस्ट, और इन्हीं मिडिल ईस्ट में जो अरब सुन्नी मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं, इन्हीं के बीच में है ईरान, जिसे पहले की पर्शिया कहा जाता था। ईरान के ऊपर शुरू से ही सुपर पावर्स की नजर थी, उसके जियोपॉलिटिकल लोकेशंस की वजह से, उसके रिसोर्सेज की वजह से। ईरान पे कंट्रोल स्टैब्लिश करने के बहुत सारे फायदे थे इन सुपर पावर्स के लिए। ईरान पे कंट्रोल करना मतलब मिडिल ईस्ट में अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश करने जैसा एक तरह से था। ईरान जो था वो उस टाइम से ही ऑयल और नेचुरल गैस का पूरा हब था। ईयर 1800 में ईरान पे जो डायनेस्टी रूल करती थी उसका नाम था कजर डायनेस्टी। नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई भी एरिया किसी किंग के इन्फ्लुएंस में होता है तो उसका जो मेजर डिसीजन मेकिंग पावर्स होती हैं वो सारी की सारी उस किंग के पास होती है जिसका वो एरिया होता है। लेकिन ईरान एक एक्सेप्शन था, ईरान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ईरान के जो रिलीजियस स्कॉलर्स थे उन्हें उलेमा कहा जाता था, और ये जो उलेमाज होते थे ये जितनी भी रिलीजियस प्रीचिंग्स होती थी, टीचिंग्स होती थी, वो लोगों को देते थे। ये जो उलेमाज होते थे इनकी ईरान में शुरू से ही काफी ज्यादा चलती थी, और इन उलेमाज में भी जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते थे उनको आयतुल्ला कहा जाता था। ईरान एक इस तरीके से एक्सेप्शन बनता था कि यहाँ पे जो ये उलेमाज होते थे इनके पास रिलीजियस पावर्स के साथ साथ काफी सारी पॉलिटिकल पावर्स भी थी। ब्रिटेन के एक आदमी थे, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनका नाम था विलियम डीआरसी। ये जो विलियम थे ये पूरे वर्ल्ड में ऑयल को एक्सप्लोर करते थे और उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे। इनके पास ये खबर आती है कि ईरान जो है वो कहीं ना कहीं ऑयल का एक बहुत बड़ा मेजर हब बन सकता है। अगर ईरान को एक्सप्लोर किया जाए तो ईरान में भी बहुत सारी मेजर ऑयल फील्ड्स मिल सकती हैं। जैसे ही विलियम को ये बात पता लगती है वो ईरान के राजा मुजफ्फर अल-दीन से बात करते हैं, और विलियम और मुजफ्फर अल-दीन के बीच में 1901 में एक एग्रीमेंट होता है जिसके अंडर 60 इयर्स तक विलियम्स जो हैं वो ईरान में ऑयल को एक्सप्लोर करेंगे, ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर विलियम को ऑयल मिल जाता है ईरान में तो वो ऑयल को मार्केट में सेल आउट भी करेंगे। और इसी एग्रीमेंट में ये भी था कि जितना भी प्रॉफिट आएगा, जितना भी प्रॉफिट ईरान के ऑयल को सेल करके कंपनी कमाएगी, उसका 16% जो हिस्सा है वो ईरान को दिया जाएगा, और उसके अलावा 16% हिस्से के अलावा एक एनुअल पेमेंट भी ईरान को दी जाएगी। विलियम डीआरसी जो होते हैं इसी पर्पस के लिए, ऑयल एक्सप्लोरेशन के पर्पस के लिए ही एक कंपनी स्टैब्लिश करते हैं जिसका ये नाम रखते हैं एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी। ये जो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी है, इसी कंपनी के चलते ईरान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी एंड बहुत सारे लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करेंगे आगे चल के। ऑयल की एक्सप्लोरेशन ईरान में शुरू होती है एंड 1908 में ऑयल फील्ड जो होता है वो ईरान में मिल जाता है। एक बहुत बड़ा ऑयल फील्ड जो होता है वो विलियम को मिल जाता है ईरान में। एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑयल जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एंड जो कंपनी होती है एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी, वो इस ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके सेल आउट करना शुरू करती है मार्केट में। एंड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो 16% का हिस्सा ईरान के लिए फिक्स हुआ था वो ईरान को मिल जाता है, और साथ में जो एनुअल पेमेंट फिक्स करी थी कंपनी ने वो भी मिल जाती है।
लेकिन यहाँ पे जो ईरान के लोग होते हैं उनको ये चीज लगने लगती है कि एक तो हमारा ऑयल है, हमारी कंट्री का ऑयल है और इसका पूरा फायदा हमें ही नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें जो लोग थे ईरान के वो आपस में डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ये बातें फैलने लगती है। एंड यहाँ पे जो राजा था उसको लोग बेकार बोलने लगते हैं, किसी काम का नहीं है, ये राजा तो बिका हुआ है, ये राजा के लिए सारी चीजें ईरान के लोग जो होते हैं वो बोलने लगते हैं। तो ईरान के जो लोग थे उन्होंने उलेमास जो कि रिलीजियस स्कॉलर्स थे ईरान के, उनके साथ मिलके एक पैरेलल अलग सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया। इस पैरेलल अलग सिस्टम का मतलब ये था कि जो राजा है वो तो अपना रूल कर रहा है, अलग रूल कर रहा है, लेकिन जो लोग हैं और जो उलेमास है उन्होंने मिलके इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन स्टैब्लिश कर दिया और इसका नाम दिया मजलिस। मजलिस के स्टैब्लिशमेंट के बाद ईरान में जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज होंगे, इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो भी लेना होगा, राजा जो है वो अब से अकेला नहीं ले पाएगा। मजलिस की जो डिसीजन होगी वही सुप्रीम मानी जाएगी। रिलीजियस ग्रुप्स जो थे ईरान के, उनके पास पॉलिटिकल पावर भी आ गई थी। इसके बाद मुजफ्फर अल-दीन की डेथ हो जाती है और जो नेक्स्ट राजा बनते हैं ईरान के वो बनते हैं इनके बेटे मोहम्मद अली शाह। ये जो मोहम्मद अली शाह होते हैं इन्हें पर्सनली मजलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। मोहम्मद अली शाह जब किंग बनते हैं तो ये मजलिस पर ही अटैक करवा देते हैं आर्मी की हेल्प लेके, पर यहाँ पे जो मजलिस थी इसको ईरान के लोकल लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट था। अब मजलिस ने अपने खुद के ही फाइटर्स बनाकर राजा पर ही अटैक करवा दिया। ये जो मोहम्मद अली शाह थे इन पर ही अटैक करवा दिया और राजा को अपनी जान बचाने के लिए ईरान से भागना पड़ता है। तो अब सिचुएशन ऐसी स्टैब्लिश होती है ईरान में कि अब ईरान में कोई भी राजा नहीं था। अब क्योंकि ईरान पे कोई भी रूल नहीं कर रहा था तो मजलिस ही पूरे ईरान को संभालती है। अब यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो ऑयल मिल जाने के बाद ईरान को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। इनफैक्ट एक टाइम तो ऐसा आया था कि जो ब्रिटिशर्स थी उनकी इकोनॉमी का मेजर पोर्शन जो था वो ईरान का ऑयल ही था। लेकिन ब्रिटेन की इस हरकत से ईरान के जो लोग थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। यहाँ पे जो मजलिस थी वो ब्रिटिशर्स को बोलती है कि आप प्लीज ईरान का ऑयल उनको देकर आप ईरान से बाहर चले जाओ, लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे ये बात बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिशर्स पर भी मजबूरी बन जाती है ईरान को छोड़कर जाना, क्योंकि इन पर इंटरनेशनल प्रेशर काफी ज्यादा था। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे वो इस भारी नुकसान को झेल नहीं सकते थे। तो यहाँ पे ईरान की जो आर्मी थी उसी का एक हेड था मोहम्मद रिजा शाह पहलवी। ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए रिजा को पूरा सपोर्ट करते थे और रिजा को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि यहाँ पे जो मजलिस है उसको ईरान के लोकल लोगों का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो रिजा खान मजलिस के अगेंस्ट नहीं गए। रिजा खान ने मजलिस के जो लीडर्स थे उनको भी अपने सपोर्ट में रखा। कुछ लीडर्स को रिजा शाह ने पैसे दिए और जो नहीं मान रहा था उनकी बात उसको मरवा दिया। और इस तरीके से रिजा शाह ने पूरा मजलिस का कंट्रोल जो था वो अपने हाथों में ले लिया। रिजा शाह पहलवी जो होते हैं वो अगले राजा बनते हैं ईरान के। राजा बनते ही ये काफी सारे बोल्ड स्टेप्स लेते हैं ईरान में। ये पूरा का पूरा ईरान जो होता है उसे मॉडर्नाइज करना शुरू करते हैं। औरतों के लिए बुर्खा या पर्दे में रहना कंप्लीटली इन्होंने बैन कर दिया। उन्होंने फीमेल्स को जॉब करने के लिए एनकरेज किया, काफी ज्यादा मॉडर्नाइज किया उन्होंने ईरान को। जो एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी थी उसका नाम चेंज होके ब्रिटिश पेट्रोलियम हो जाता है। और जो रिजा थे उन्होंने ईरान का जो हिस्सा था, जो 16% का हिस्सा एग्रीमेंट के अंडर फिक्स किया गया था, 16% का जो हिस्सा था इसको इंक्रीज करके 20% तक इंक्रीज करवाया। लेकिन ईरान के जो लोग थे वो अभी भी खुश नहीं थे, क्योंकि ईरान के जो लोग थे वो अपने ऑयल पे अपना पूरा कंट्रोल चाहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ओवर हुई तो कोई भी ऐसी कंट्री नहीं बची थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी एक्सेप्ट यूएसए। यूएसए एक सिंगल ऐसी कंट्री बनती है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यूएसए जो था वो वर्ल्ड का लीडर एमर्ज हो रहा था और ब्रिटेन जो था वो यूएसए के ही प्रॉक्सी की तरह एक्ट कर रहा था। अब जो ब्रिटिश की कंपनीज थी जो कि ऑयल को एक्सट्रैक्ट करके सेल आउट कर रही थी ईरान से, यहाँ पे ब्रिटिश कंपनीज तो कर ही रही थी, साथ में अमेरिकन कंपनीज भी आ जाती हैं ईरान का ऑयल लूटने के लिए। ओवरऑल मतलब ये होता है कि अब
ईरान का जो ऑयल था वो सिर्फ ब्रिटेन ही नहीं यूएसए भी यूज करने लगता है अपने खुद के प्रॉफिट के लिए। और अब यहाँ पे ईरान का हर एक एस्पेक्ट जो था वो यूएसए कंट्रोल करने लगता है। जो भी यूएसए कर रहा था उसको सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब मजलिस का ही एक मेंबर जिसका नाम था मोहम्मद मोसादीक यूएसए के ईरान में इस तरीके के इंटरफियरेंस के अगेंस्ट आकर खड़ा हो जाता है। मोसादीक ने ये बात क्लियर कर दी कि जो भी एग्रीमेंट हुआ था ईरान और ब्रिटेन के बीच में ये कम्प्लीटली इलीगल है, हम इन सारे एग्रीमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानते। जो लोग थे ईरान के वो काफी ज्यादा परेशान थे, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा था, गरीबी से लोग मर रहे थे। तो इन सारी चीजों को लेकर जो मोसादिक था उसको काफी ज्यादा सपोर्ट मिलता है ईरान की लोकल पॉपुलेशन का। तो ब्रिटेन और यूएसए थे ये सारी चीजें देख रहे थे जो भी मोसादिक कर रहा था, लेकिन मोसादिक डरते नहीं है और यहाँ पे ये सबसे बोल्ड स्टेप लेते हैं, वो ऑयल को नेशनलाइज कर देते हैं। इसका मतलब ये था कि अब सिर्फ ईरान की गवर्नमेंट ही ऑयल को एक्सट्रैक्ट करेगी और ऑयल को सेल आउट करेगी और ये जितनी भी भारी कंपनीज हैं ब्रिटेन की और अमेरिका की, उसका कोई भी रोल नहीं होगा ईरान के ऑयल में। इतनी सारी चीजें होने के बाद मोसादीक को पीएम बना दिया जाता है ईरान का। अब ऑब्वियसली मोसादीक ने इतनी सारी चीजें करी तो ब्रिटेन और यूएसए चुप तो नहीं बैठते, तो उन्होंने बहुत सारे सैक्शंस इम्पोज कर दिए ईरान पे और ये चीज कह दी कि ईरान जो है उसने एग्रीमेंट को ब्रीच किया है। यूएसए ने ईरान का ऑयल खरीदने पर ही रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और किसी भी बाहरी कंट्री को अलाउ नहीं किया कि ईरान से आप जाकर ऑयल खरीदो। इन सारी चीजों से ईरान की हालत वैसे ही काफी ज्यादा खराब थी, काफी ज्यादा गरीबी थी ईरान में उस टाइम पे। इन सारी चीजों की वजह से ईरान की जो मुसीबत थी वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ब्रिटेन और अमेरिका ने ईरान के अंदर CIA और MI6 इनको भेजते हैं और मोहम्मद रिजा को भारी सपोर्ट दिया और मोसादीक को पीएम पोस्ट से हटा के मोहम्मद रिजा को पीएम बनाया जाता है और रिजा शाह जो होते हैं वो पूरे तरीके से यूएसए के एक पपेट की तरह काम करते हैं और यूएसए के अकॉर्डिंग चलने लग जाते हैं। 1963 में चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाती हैं ईरान में। जैसा मोसादीक ने किया था वैसा ही एक और पर्सन जो है वो करते हैं और उनका नाम था आयतुल्लाह रुहुल्लाह खोमेनी। ये जो आयतुल्लाह खोमेनी थे ये भी सेम बातें बोल रहे थे जो मोसादीक ने बोली। ये सारी चीजें रिजा शाह जो थे वो देख रहे थे और इस चक्कर में उन्होंने आयतुल्लाह खोमेनी को इराक भेज दिया एग्जाइल के तौर पे। लेकिन यहाँ पे इराक जाने के बाद भी जो खोमेनी थे वो रुकते नहीं है, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और इम्पैक्टफुल स्पीचेस देते हैं और इनके जो स्पीचेस थे उसका जो कैसेट था वो इलीगल स्मगलिंग के थ्रू ईरान में लाया जाता था। बोलते खोमेनी इराक में थे और जो लोग थे वो ईरान के पूरा हिल जाते थे। लोग जो थे वो ईरान में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट करने लग गए थे। ऑयल फील्ड के जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए थे और प्रोटेस्ट जो था वो डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। 1977 में ईरान के जो लोकल लोग थे वो रोड पे आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और ये आम प्रोटेस्ट बिल्कुल भी नहीं था। मिलियंस में लोग आकर सड़क पर खड़े हो जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लगते हैं। ये पूरा का पूरा एक साइकिल की तरह बन गया था। लोग प्रोटेस्ट करते थे, राजा जो था वो आर्मी या पुलिस भेज के लोगों को सप्रेस करने की कोशिश करता था। इन सारी चीजों में जो लोग मरते थे उनके लिए फिर से वापस प्रोटेस्ट किया जाता था। रिजा शाह जो थे वो काफी ज्यादा डर गए थे, उनसे ये जो पूरा प्रोटेस्ट था ये हैंडल नहीं हो रहा था, तो वो अपने इलाज का बहाना देकर अमेरिका चले जाते हैं। और इस टाइम पे जो ईरान था उधर कोई भी रूल नहीं कर रहा था, तो जो खोमेनी थे वो वापस से आते हैं ईरान में। 1979 में ईरान में एक तरीके का वोटिंग हुआ और वहां पे 98% तक लोगों ने इस बात पे एग्री किया कि ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक बना देना चाहिए। तो इसी चीज को लेकर 1979 में ईरान को एक इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसी चीज को कहा गया इस्लामिक रेवोल्यूशन। ईरान में शरिया लॉ को इम्पोज किया जाता है और सारी की सारी पावर्स जो थी वो उलेमा के हाथ में थी। इसके कुछ टाइम बाद ही खोमेनी की डेथ हो जाती है। अब सवाल उठता है कि अगला सुप्रीम लीडर पूरे ईरान का कौन बनेगा। अली खमेनी ये अगले सुप्रीम लीडर डिक्लेयर किए जाते हैं ईरान के। चीजों में ये चीज
एज अ कंक्लूजन आप समझ सकते हो कि किसी भी केस में, किसी भी सिचुएशन में ईरान और यूएस से एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते हैं। इसके पीछे रीजन ये है कि ईरान में जो भी चीजें हुई, वो फ्री प्रोटेस्ट हुआ, इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, ये सारी की सारी चीजें यूएसए के अगेंस्ट में हुई। लोग जो थे वो यूएसए के ही अगेंस्ट थे ईरान में, वो सब के सब परेशान थे यूएसए के इंटरफियरेंस से। तो आगे चल के अगर कोई सुप्रीम लीडर ईरान का यूएसए से हाथ मिला भी लेता है तो यहाँ पे लोग ही सवाल उठाने लग जाएंगे ईरान के कि आपने पूरा प्रोटेस्ट और इस्लामिक रेवोल्यूशन करवाया ये बोल के कि हम यूएसए के अगेंस्ट है, और अब आप यूएसए से ही हाथ मिला रहे हो। तो यूएसए और ईरान का मिलना या उनके रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट होना एकदम इम्पॉसिबल सी ही बात है। इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले ईरान और सऊदी अरब के जो रिलेशनशिप थे वो काफी ज्यादा ठीक थे, ठीक अच्छे खासे रिलेशनशिप थे। लेकिन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद से इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस जो थे वो भी काफी ज्यादा बढ़ गए। ईरान जो है वो मिडिल ईस्ट की सबसे ज्यादा पुरानी कंट्रीज में से एक है, और वहीं सऊदी अरब जो है वो एग्जिस्टेंस में ही 1932 में आया है, और एग्जिस्टेंस में आते ही पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का सऊदी अरब जो है वो लीडर बन गया एक तरीके से, और ईरान इतना ज्यादा पुराना होकर भी लीडर नहीं बन पाया। तो इन सारी चीजों को लेके सऊदी अरब और ईरान के रिलेशनशिप्स भी काफी ज्यादा खराब है। जितनी भी डिटेल्स मैंने आपको दी हैं, मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।